बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग रॉयल्टी चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 15 देखने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये मैंने डॉक्टर एस एम शुक्ला के बुक से लिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। एबी कंपनी लिमिटेड होल्ड्स अ लीज ऑफ मिनरल्स फ्रॉम आरएस फॉर अ पीरियड ऑफ 40 ईयर्स फ्रॉम 1 जनवरी 2010। अंडर दिस लीज देयर इज अ पेबल रॉयल्टी ऑफ 25 पैसा a ton, merging in a minimum rent of rupees 1000 a year, payable half yearly on 30th June on and 31st December. They granted a sublease for 20 years from 1st July 2010 to XY Company Limited of one half of the area for a royalty of 50 paisa a ton, merging in a minimum rent of rupees 750 a year, payable half yearly on 30th June and 31st December. AB Company Limited is entitled under the lease from RS to recoup such workings out of subsequent excess workings throughout the terms of the lease, but the sublease only allows XY Company Limited to recoup such workings out of excess workings in any of 3 half years immediately following that in which the such workings occurred. Minerals were worked as follows. Half year ended 30th June 2010, AB Company Limited 500 ton, XY Company Limited nil. Half year ended 31st December 2010, AB Company Limited 625 ton, XY Company Limited 375 ton. Half year ended 30th June 2011, AB Company Limited 2150 ton, XY Company Limited 450 ton. Half year ended 31st December 2011, AB Company Limited 3150 ton, XY Company Limited 450 ton. Half year ended 30th June 2012, AB Company Limited 2800 ton, XY Company Limited 900 ton. So the royalties payable account, royalties receivable account and the short workings account, royalties reserve account and profit and loss account under the lease from RS and the sublease to XY Company Limited in the books of AB Company Limited, which are balanced yearly on 30th June. जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, AB कंपनी लिमिटेड होल्ड्स अ लीज ऑफ मिनरल्स फ्रॉम RS फॉर अ पीरियड ऑफ 40 ईयर्स फ्रॉम 1 जनवरी 2010। यानी कि AB कंपनी लिमिटेड ने 1 जनवरी 2010 को 40 साल के लिए ज़मीन लीज पर लिया। किससे लिया? RS से लिया। अंडर दिस लीज देयर इज़ अ पेबल रॉयल्टी ऑफ 25 पैसा ए टन, मर्जिंग इन ए मिनिमम रेंट ऑफ रुपीज़ 1000 ए ईयर। और जो ज़मीन लीज पे लिया है उस पर जो रॉयल्टी का जो अमाउंट निकलेगा वो 50 पैसा पर टन के हिसाब से निकलेगा और मिनिमम रेंट जो होगा वो 1000 पर ईयर, यानी कि हर साल जो है 1000 रुपया देना होगा। पेबल हाफ ईयरली ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। और रॉयल्टी का जो पेमेंट होगा वो हाफ ईयरली होगा, यानी कि हर साल 2 बार पेमेंट उसका होगा। फर्स्ट पेमेंट जो होगा वो 30 जून को होगा और सेकंड पेमेंट जो होगा वो 31 दिसंबर को होगा। They granted a sublease for 20 years from 1st July 2010 to XY Company Limited of one half of the area for a royalty of 50 paisa per ton, merging in a minimum rent of rupees 750 a year. उसके बाद AB कंपनी लिमिटेड ने 20 साल के लिए लीज पे ज़मीन किसको दिया? XY कंपनी लिमिटेड को दिया। कब दिया? जुलाई 2010 में। और उस पे जो रॉयल्टी का अमाउंट निकलेगा वो 50 पैसा पर टन के हिसाब से निकलेगा और मिनिमम रेंट जो होगा वो 750 रुपीज़ पर ईयर होगा। पेबल हाफ ईयरली ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। और इसमें भी उसने कंडीशन यही रखा कि जो रॉयल्टी का जो पेमेंट होगा वो हाफ ईयरली होगा, यानी कि पहला जो पेमेंट होगा 30 जून को होगा और सेकंड पेमेंट जो होगा वो 31 दिसंबर को होगा। AB Company Limited is entitled under the lease from RS to recoup such workings out of subsequent excess workings throughout the terms of the lease. देखिए AB कंपनी लिमिटेड को RS कंपनी जो है उससे एक अधिकार मिला हुआ है कि अगर कोई शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट होता है तो नेक्स्ट ईयर में अगर कोई एक्सेस वर्किंग का अमाउंट होगा तो वो क्या करेगा,
उस शॉर्ट वर्किंग अमाउंट को रिक्यूप कर पाएगा, यानी कि थ्रू आउट द ईयर, यानी कि जब तक वो काम करेगा होल पीरियड में। जब से अगर मान लीजिए कि वो 2010 से 2012 तक में काम कर रहा है और 2010 में शॉर्ट वर्किंग होता है और 2011 में अगर एक्सेस वर्किंग हो रही है या 2012 में एक्सेस वर्किंग हो रही है, तो वो 2012 में उस अमाउंट को रिक्यूप कर पाएगा। ये अधिकार उसको मिला हुआ है। किससे मिला हुआ है? आरएस कंपनी जो है उससे मिला हुआ है। But the sublease only allows XY Company Limited to recoup short workings out of excess workings in any of 3.5 years immediately following that in which the following short workings occurred। कहने का मतलब ये है कि AB कंपनी लिमिटेड ने XY कंपनी लिमिटेड को ये अधिकार दिया हुआ है कि अगर आपके किसी भी ईयर में शॉर्ट वर्किंग्स के अमाउंट निकलते हैं तो उसको आप नेक्स्ट 3.5 ईयर्स के एक्सेस वर्किंग अमाउंट से रिक्यूप कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि 30 जून 2010 को उसका शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट निकलता है, तो नेक्स्ट 3.5 ईयर्स, ठीक है, तो 31/12/2010, 30/6/2011, 31/12/2011, ठीक है, नेक्स्ट 3 ईयर्स। कहने का मतलब है कि 31/12/2011 को ही वो रिक्यूप कर पाएगा, अदरवाइज नहीं रिक्यूप कर पाएगा। तो ये टर्म कंडीशन इनके पास दिए हुए हैं। देखिए जो भी प्रोडक्शन हुए हैं वो 30/6/2010 को जो है एबी कंपनी लिमिटेड का 500 टन हुआ है और एक्सवाई कंपनी लिमिटेड का नील है। और 31/12/2010 को जो है एबी कंपनी लिमिटेड का 625 टन हुआ और एक्सवाई कंपनी लिमिटेड का 375 टन हुआ। और फिर 30/6/2011 को जो है एबी कंपनी लिमिटेड का 2150 टन हुआ और एक्सवाई कंपनी लिमिटेड का 450 टन हुआ। फिर 31/12/2011 को जो है एबी कंपनी लिमिटेड का 3150 टन हुआ और एक्सवाई कंपनी लिमिटेड का 450 टन हुआ। फिर 30/6/2012 को जो है एबी कंपनी लिमिटेड का 2800 टन हुआ और एक्सवाई कंपनी लिमिटेड का 900 टन हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको रॉयल्टीज़ पेबल अकाउंट बनाना है, रॉयल्टीज़ रिसीवेबल अकाउंट बनाना है, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट बनाना है और रॉयल्टीज़ रिजर्व अकाउंट बनाना है और लास्ट में क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो ये आपको किसके बुक में बनाना है? एबी कंपनी लिमिटेड के बुक में। और एबी कंपनी लिमिटेड कौन है? लीसी है, लीसी, ठीक है। और लैंडलॉर्ड जो है वो आरएस है, यानी कि रॉयल स्टैक, मतलब रॉयल स्टैक नहीं है, कहने का मतलब आरएस कंपनी जो है वो लैंडलॉर्ड है। तो लैंडलॉर्ड आरएस है और लिसी जो है एबी कंपनी लिमिटेड है और सब लिसी जो है वो एक्सवाई कंपनी लिमिटेड है। तो आपको क्या करना है कि एबी कंपनी लिमिटेड के बुक्स में जितने अकाउंट्स बनाने हैं वो एबी कंपनी लिमिटेड के बुक्स में बनेंगे। दोस्तों क्वेश्चन देखने के बाद अब हम लोग एनालिटिकल टेबल बनाएंगे और एनालिटिकल टेबल जो बनेगा सेम बनेगा जैसे हम लोग पहले लिसी के बुक में जो एनालिटिकल टेबल बनाते थे, बट थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले जो एनालिटिकल टेबल हम लोग बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही आप भी बना लीजिए। जैसे कि फर्स्ट में जो कॉलम होता है वो ईयर का होता है और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हाफ ईयर इंडेड, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में हाफ ईयर इंडिकेट कर देंगे। सेकंड कॉलम जो होगा वो आउटपुट टन्स का होगा। थर्ड कॉलम जो होगा वो एक्चुअल रॉयल्टीज़ एट द रेट ऑफ ₹25 पैसा पर टन के हिसाब से हम लोग लिखेंगे। फोर्थ कॉलम जो लिखेंगे वो मिनिमम रेंट, यानी कि यहाँ पे देखिए ईयरली में दिया हुआ है मिनिमम रेंट और हम लोग जब मतलब कि पेमेंट की बात करते हैं, क्वेश्चन में पेमेंट की बात करते हैं तो हाफ ईयरली है, इसलिए यहाँ पे हम लोग सब हाफ ईयरली ही लेंगे। तो मिनिमम रेंट भी हम लोग यहाँ पे हाफ ईयरली लेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने इंडिकेट कर दिया यहाँ पे हाफ, ठीक है। और फिफ्थ कॉलम जो बनाएंगे वो हम लोग एक्सेस वर्किंग का बनाएंगे और उसके बाद हम लोग शॉर्ट वर्किंग्स में जो कॉलम बनाते हैं यानी कि 4 कॉलम बनाते हैं शॉर्ट वर्किंग्स वाले में, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम उसका होता है सफर्ड का, सेकंड कॉलम जो होता है वो रिक्यूप्ड का होता है और थर्ड कॉलम जो होता है अनरिक्यूप्ड का होता है और फोर्थ कॉलम जो होता है वो कैरी फॉरवर्ड का होता है और लास्ट कॉलम जो हम बनाते हैं वो अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, यानी कि लैंडलॉर्ड को कितना पेमेंट करना है वो कॉलम हम लोग बनाते हैं। दोस्तों हम लोग जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो सब लिसी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखकर कभी भी घबराना नहीं है कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है, इसको हम लोग बना नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही देखते जाइए, आप बहुत आसानी से बना लेंगे इसको। तो देखिए एनालिटिकल टेबल जो है फर्स्ट ईयर का हम लोग देखते हैं, यानी कि 30 जून 2010, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाफ ईयर इंडेड 30 जून 2010। तो एबी कंपनी लिमिटेड, ठीक है, हम लोग एबी कंपनी लिमिटेड के बुक में बना रहे हैं ना, तो एनालिटिकल टेबल जो हम लोग बनाएंगे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 500 टन्स दिया हुआ है और 30 जून 2010 को, ठीक है,
और एक्स वाई कंपनी लिमिटेड में कुछ नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे कि 30 जून 2010 को आउटपुट टन्स में जो है 500 टन्स लिखेंगे और एक्चुअल रॉयल्टीज़ एट द रेट ऑफ 25 पैसा पर टन जो दिया हुआ था, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 25 पैसे के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे 500 का। तो यहाँ पे निकलेगा अमाउंट 125 रुपये, यानी कि एक्चुअल रॉयल्टी जो निकलेगा वो 125 रुपया निकलेगा। और फोर्थ कॉलम जो मिनिमम रेंट का है, ठीक है, तो क्वेश्चन में देख लीजिए कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मिनिमम रेंट जो है 1000 पर ईयर, ठीक है, हर साल 1000 रुपया देना है। लेकिन क्वेश्चन में आगे ये भी कह रहा है कि आपको जो पेमेंट करने हैं वो हाफ ईयरली करने हैं, ठीक है, पेबल हाफ ईयरली ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। तो आपको पेमेंट हाफ ईयरली करना है, तो उस हिसाब से हम लोगों को क्या करना होगा कि हम लोग हाफ ईयरली लेंगे। तो देखिए मिनिमम रेंट जो है 1000 रुपीज़ पर ईयर है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हाफ ईयर का 1000 में डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो हाफ हो जाएगा, यानी कि 500 रुपीज़ 6 मंथ में होगा और 500 रुपीज़ नेक्स्ट वाले 6 मंथ में होगा। तो इस तरह से हम लोग मिनिमम रेंट का हाफ कर लेंगे। तो 500 रुपीज़ हम लोग यहाँ मिनिमम रेंट वाले कॉलम में लिखेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जब शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट निकालना होता है या एक्सेस वर्किंग का निकालना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं। तो देखिए एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट जो है 125 रुपया है और मिनिमम रेंट का जो अमाउंट है वो 500 रुपीज़ है। तो आप इस दोनों में अगर कंपेयर करते हैं तो आप ये पाएंगे कि 500 रुपीज़ जो है ज़्यादा है, यानी कि मिनिमम रेंट ज़्यादा है और एक्चुअल रॉयल्टी कम है। और इस सिचुएशन में क्या होता है कि जब भी एक्चुअल रॉयल्टी कम होती है तो क्या निकलता है, शॉर्ट वर्किंग, ठीक है। तो मिनिमम रेंट में आप एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट माइनस करेंगे तो 375 रुपीज़ जो निकलेगा वो सफर कर गया, यानी शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट निकल गया 375 रुपया। देखिए रिक्यूब्ड वाले कॉलम में हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे और अनरिक्यूब्ड वाले कॉलम में भी कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ सफर्ड किया है ना, यानी कि ये शॉर्ट किया है, इसलिए हम लोग कैरी फॉरवर्ड वाले अमाउंट में ये 375 रुपया लिखेंगे। और लास्ट जो कॉलम है अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, यानी कि लैंडलॉर्ड को जो पेमेंट होगा वो 500 रुपीज़ होगा, ठीक है। तो ये हम लोग हाफ ईयरली बना रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे 500 रुपीज़ लिखेंगे। देखिए मिनिमम रेंट कितना दिया हुआ है, मिनिमम रेंट वैसे तो 1000 रुपया हर साल का दिया हुआ है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन में क्या करेंगे, मतलब बनाएंगे एनालिटिकल टेबल में 500 रुपीज़ लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि आपको हाफ ईयरली पेमेंट करना है, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड को जो पेमेंट होगा वो 500 रुपीज़ ही होगा। देखिए एक्चुअल रॉयल्टी जो निकला है 125 रुपीज़, यानी कि इसको हम लोग रॉयल्टीज पेबल कहते हैं, ठीक है। तो हमारा सफर कर गया कितना, 375 रुपया। इस दोनों को आप ऐड करेंगे, यानी कि 375 रुपया जो है लेसी को क्या होता है, देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है, लैंडलॉर्ड को देता है, ठीक है। तो 125 रुपया आपका रॉयल्टीज़ पेबल निकला है और 375 रुपया जो है वो शॉर्ट कर गया है। तो 375 रुपया में 125 रुपया अगर ऐड करते हो तो 500 रुपया जो होता है वो लैंडलॉर्ड को पेमेंट होता है, ठीक है। तो ये 375 रुपया लिसी के लिए लॉस होता है और लिसी एडवांस के रूप में लैंडलॉर्ड को पेमेंट करता है। तो इस तरह से हम लोग हाफ ईयर जो 30 जून 2010 का जो है कंप्लीट करेंगे। फिर सेकेंड हाफ ईयर का हम लोग देखेंगे, यानी कि 31 दिसंबर 2010 को। तो इसमें क्या करना है कि देखिए आप आउटपुट टन्स में जो है दिया हुआ है कि 625 टन, ठीक है, 31/12/2010 को जो है 625 टन एबी कंपनी लिमिटेड में दिया हुआ है और एक्स वाई कंपनी लिमिटेड में जो है 375 टन दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि जितना आउटपुट टन्स जो है निकला है, ठीक है। एक्स वाई कंपनी लिमिटेड जो है वो सब लेसी है और सब लेसी का और लेसी का दोनों का जो ऐड होगा ना वो हम लोग आउटपुट टन्स में लिखेंगे। तो इसमें 625 टन में 375 टन जो है ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद 1000 टन्स जो होगा आउटपुट टन में हम लोग लिखेंगे, यानी कि 31/12/2010 में 1000 टन लिखेंगे। फिर एक्चुअल रॉयल्टी जो अमाउंट निकालेंगे हम लोग 25 पैसे के हिसाब से निकालेंगे। तो यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो 250 रुपया निकलेगा। अब देखिए मिनिमम रेंट तो भाई मतलब हाफ़ ही होगा, क्योंकि 1000 रुपीज़ पर ईयर दिया हुआ था, जब पेमेंट हाफ ईयरली करना है तो भाई यहाँ पे जो मिनिमम रेंट होगा वो 500 रुपीज़ ही होगा, ठीक है। और इस दोनों में हम लोग जब कंपेयर करेंगे तो हम लोग ये पाएंगे कि 250 रुपया जो एक्चुअल रॉयल्टी है वो कम है और मिनिमम रेंट जो है
500 रुपीज़ ज़्यादा है। तो 500 में आप 250 माइनस करेंगे तो पाएंगे कि 250 रुपया वो सफ़र कर गया, यानी कि शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो रिक्यूब्ड और अनरिक्यूब्ड वाले में कुछ नहीं होगा। 250 रुपया क्या करना है कि 375 में ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे तो कैरी फॉरवर्ड वाले अमाउंट में 625 रुपया हो जाएगा, यानी कि अभी तक शॉर्ट कितना अमाउंट का हो गया, 625 रुपया का हो गया। देखिए ये कॉलम मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपको ये बहुत आसानी होती है कि जब भी आप अकाउंट बनाते हैं तो इस कॉलम को देखकर आप आराम से कैरी फॉरवर्ड वाले अमाउंट को देखकर बैलेंस सीडी बीडी कर सकते हैं, उसमें मतलब कि कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैं ये कॉलम बताता हूँ। और अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड, देखिए ये पे यहाँ पे क्या है कि रॉयल्टी पेबल का जो अमाउंट निकला था वो 250 रुपीज़ निकला था। ठीक है, और देना कितना है, मिनिमम रेंट कम से कम भाई 500 देना है। तो हमारा 250 रुपये क्या करेगा, शॉर्ट कर गया, यानी कि लिसी के लिए वो तो लॉस हो गया। ठीक है, तो 250 में आप 250 ऐड करेंगे तो 500 रुपीज़ जो है वो लैंडलॉर्ड को पेमेंट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट हाफ ईयर में देखेंगे तो 30/6/2011 को देखेंगे। तो देखिए आउटपुट टन जो है एबी कंपनी लिमिटेड का दिया हुआ है 2150 टन और एक्स वाई कंपनी लिमिटेड का दिया हुआ है 450 टन। दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि 2600 टन जो है वो आ जाएगा, यानी आउटपुट टन्स वाले कॉलम में 2600 टन लिखेंगे। और एक्चुअल रॉयल्टी जो हम लोग निकालेंगे वो 25 पैसे के हिसाब से निकालेंगे, यानी कि 25 पैसे के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे 2600 का। तो 2600 का 25 पैसे के हिसाब से करेंगे तो 650 रुपया जो है एक्चुअल रॉयल्टी निकलेगा। और मिनिमम रेंट जो है 500 रुपीज़ लिखेंगे। तो ये 3 कॉलम जो है वो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत आसान है ये 3 कॉलम। उसके बाद जो है कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो पाते हैं कि क्या एक्सेस किया है, क्या शॉर्ट किया है, कैसे किसको रिक्यूप्ट करना है। तो ये आप देखिए कि 650 रुपया जो है एक्चुअल रॉयल्टी है और मिनिमम रेंट कितना है, 500 रुपीज़ है। तो इसमें आप देखिए कि एक्चुअल रॉयल्टी जो है ज़्यादा है और मिनिमम रेंट कम है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि एक्सेस वर्किंग होती है, यानी कि रॉयल्टी पेबल का अमाउंट जब ज़्यादा निकलता है और मिनिमम रेंट कम होता है तो क्या होता है, एक्सेस वर्किंग। ठीक है, तो एक्सेस वर्किंग कितने अमाउंट का निकला, 650 में जब 500 रुपया आप माइनस करेंगे तो 150 रुपया जो होता है वो एक्सेस वर्किंग का अमाउंट होता है। ठीक है, 150 रुपया जो है एक्सेस वर्किंग हो गया। तो आप ये देखिए कि सफ़र जो है वो कितना मतलब कि किया था। तो फर्स्ट जो है 30/6/2010 को 375 रुपया सफ़र किया था, यानी शॉर्ट हो गया था। फिर 31/12/2010 को जो है 250 रुपया शॉर्ट कर गया था। तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यानी कि एबी कंपनी लिमिटेड को रिक्यूप्ट करने के क्या अधिकार प्राप्त हैं, ये क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एबी कंपनी लिमिटेड is entitled under the lease from RS to recoup short workings out of the subsequent excess workings throughout the terms of the lease। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि किसी भी ईयर में आप शॉर्ट वर्किंग का जो अमाउंट है उसको रिक्यूप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है शॉर्ट किया था 375 रुपया 30/6/2010 को, और यहाँ पे एक्सेस कितना किया है 150 रुपया। तो 375 में हम 150 रुपया जो है रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ, तो 150 रुपया रिकवर कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए 375 में जब आप 150 रुपया रिकवर करते हैं तो अच्छा, क्वेश्चन में ये भी नहीं दिया हुआ है कि अगर जो अमाउंट आप रिक्यूब नहीं कर पाएंगे वो अनरिक्यूब ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि जो अमाउंट जो अनरिक्यूब्ड अमाउंट है उसको नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी कि 625 रुपया जो हमारे पास कैरी फॉरवर्ड में था उसमें हम लोग 150 रुपया क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 475 रुपीज़ जो है कैरी फॉरवर्ड में चला जाएगा, यानी कि 625 में 150 रुपया माइनस हो जाएगा तो 475 रुपया जो है वो कैरी फॉरवर्ड वाले कॉलम में चला जाएगा। और अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, देखिए यहाँ पे क्या है कि 500 रुपया जो मिनिमम रेंट है वो तो उसको देना ही है। ठीक है, तो यहाँ 650 रुपया रॉयल्टी पेबल ज़्यादा अमाउंट आ गया था जिसमें कि हमको एडजस्ट करना था 150। तो 650 में जब आप 150 माइनस कर देंगे तो 500 रुपया जो अमाउंट निकलेगा वही अमाउंट है लैंडलॉर्ड को पेमेंट होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट हाफ ईयर में देखेंगे, यानी कि 31/12/2011 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आउटपुट टन जो है वो 3150 है और एक्स वाई कंपनी लिमिटेड का है 450 टन। ठीक है, तो 3150 में 450 टन हम लोग ऐड करेंगे तो 3600 टन निकलेगा। और एक्चुअल रॉयल्टी जो है 25 पैसे पर टन के हिसाब से जब निकालेंगे तो 900 रुपया
निकलेगा, कैलकुलेशन करेंगे 3600 रुपये का तो 900 रुपया निकलेगा। और मिनिमम रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 500 रुपीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर एक्सेस वर्किंग हो गया, 900 में 500 आप माइनस करेंगे तो एक्सेस करेगा कितना 400 रुपीज़, यानी कि ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ज़्यादा हो गया तो पहले हमको ये देखना है कि भाई हमारा जो पहले शॉर्ट कर गया था उसको रिक्यूब भी तो करना है, रिकवर भी करना है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आप किसी भी ईयर में रिक्यूब कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 475 रुपया रिक्यूब करना है, ठीक है। यानी कि हम लोग जो कैरी फॉरवर्ड को लेते आए हैं आगे, तो देखें कि 475 रुपया हमको रिक्यूब करना है। तो इसमें हम 400 रुपया जो है रिक्यूब कर लेंगे आसानी से, क्योंकि 400 रुपया एक्सेस किया है तो 400 रुपया हम रिक्यूब कर लेंगे। तो अमाउंट बचेगा कितना 75 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पे जो अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड होगा वो 500 रुपीज़ होगा। क्यों होगा, देखिए रॉयल्टी पेबल अमाउंट कितना निकला था 900 रुपया और एक्सेस वर्किंग कितना है 400 रुपया, जबकि जो 400 रुपया जो निकला है वो फिर क्या हो गया एडजस्ट हो गया। जब एडजस्ट हो गया तो 900 में 400 आप माइनस करेंगे तो 500 रुपया जो है वो लैंडलॉर्ड को पेमेंट होगा, ठीक है। फिर ये देखिए नेक्स्ट हाफ ईयर यानी कि 30/6/2012 को देखिए आउटपुट टन्स कितना है एबी कंपनी लिमिटेड का। तो देखिए 2800 टन है और इसमें XY कंपनी लिमिटेड का 900 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा टोटल 3700 टन्स, ठीक। अब ये देखिए एक्चुअल रॉयल्टी एट द रेट ऑफ ₹25 पर टन, उसके हिसाब से हम लोग निकालेंगे। तो कैलकुलेशन करेंगे 3700 का 25 पैसे पर टन के हिसाब से जब कैलकुलेशन करेंगे तो 925 रुपया जो है वो निकलेगा। और मिनिमम रेंट देखिए 500 रुपया है। तो फिर हम लोग इसमें कंपेयर करेंगे 925 में 500 जो है माइनस करेंगे तो 450 रुपया जो होगा वो एक्सेस वर्किंग होगा, यानी कि ज़्यादा होगा, ठीक है। तो रॉयल्टी पेबल 925 है और इसमें हम लोग जब 500 माइनस करेंगे मिनिमम रेंट जो है हर महीने जो 500 रुपया देना है, मतलब कि हर हाफ ईयर में, तो इसमें जो मतलब कि कंपेयर करेंगे तो 425 रुपया एक्सेस होगा। अब ये देखिए कि हम लोग को ये देखना है कि कैरी फॉरवर्ड में कितना अमाउंट था। जब हम लोग 400 रुपया एडजस्ट कर लिए थे, यानी कि प्रीवियस हाफ ईयर का जो हम लोग मतलब कि 400 रुपया जो है एडजस्ट कर लिए थे, तो 75 रुपीज़ जो है कैरी फॉरवर्ड बचा हुआ था, ठीक है। अब 75 रुपया ही तो हम लोग एडजस्ट कर पाएंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे। और हम लोग का एक्सेस कितना है 425 रुपया निकला है। तो 425 रुपया जो है उसमें आप क्या करेंगे कि 75 रुपया एडजस्ट कर लेंगे तो कैरी फॉरवर्ड का अमाउंट जो होगा वो नील हो जाएगा, ठीक है। अब कोई भी अमाउंट नहीं है जो कि हमको रिकवर करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड जो होगा वो क्या होगा कि 75 रुपीज़, यानी कि 925 में आप 75 रुपीज़ माइनस कर देंगे, क्योंकि यही एडजस्ट हुआ है और यही अमाउंट आप माइनस करेंगे तो 850 रुपया जो होगा वो लैंडलॉर्ड को पेमेंट होगा। तो इस तरह से ये आपका मतलब रॉयल्टी पेबल का जो एनालिटिकल टेबल, देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एबी कंपनी लिमिटेड जो है वो लिसी है और XY लिमिटेड कंपनी जो है वो क्या है सब लिसी है और RS जो है वो लैंडलॉर्ड है। तो देखिए RS जो है एबी कंपनी लिमिटेड के लिए लैंडलॉर्ड है और एबी कंपनी लिमिटेड जो है वो XY कंपनी लिमिटेड के लिए लैंडलॉर्ड है। तो एबी कंपनी लिमिटेड ने क्या किया कि अपना लैंड का कुछ हिस्सा XY कंपनी लिमिटेड को दे दिया, कितने साल के लिए 20 साल के लिए, कि जो मतलब कि आप प्रोडक्शन करो इससे, ठीक है। तो XY कंपनी लिमिटेड जो है वो RS के लिए क्या हो गया सब लिसी हो गया। तो देखिए हम लोगों को क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि आपको क्या करना है कि रॉयल्टीज पेबल अकाउंट बनाना है, रॉयल्टीज रिसीवेबल अकाउंट बनाना है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाना है, रॉयल्टीज रिजर्व अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है अंडर द लीज फ्रॉम RS एंड सब लीज टू XY लिमिटेड इन द बुक्स ऑफ एबी कंपनी, यानी कि एबी कंपनी लिमिटेड के बुक में। तो एबी कंपनी लिमिटेड कौन है लिसी है, ठीक है भाई, लिसी है। RS के लिए तो वो लिसी है ना, तो लिसी के बुक में जब हम बनाएंगे तो ये जो सब लिसी के लिए बनाएगा, ठीक है। सब लिसी के लिए जो एनालिटिकल टेबल बनेगा वो रॉयल्टी रिसीवेबल का टेबल बनेगा, क्योंकि ये अमाउंट उससे लेगा, किससे लेगा XY कंपनी लिमिटेड से लेगा। तो देखिए करना कुछ नहीं है, जैसे हम लोग रॉयल्टी पेबल का एनालिटिकल टेबल बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह एनालिसिस ऑफ रॉयल्टी रिसीवेबल का टेबल हम लोग बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एबी कंपनी लिमिटेड फ्रॉम XY कंपनी लिमिटेड।
जैसे हम लोग रॉयल्टी पेबल का कॉलम बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह रॉयल्टी रिसीवेबल का कॉलम बनेगा। तो देखिए फर्स्ट जो कॉलम होगा वो ईयर का होगा, और ईयर में हम लोग हाफ इंडिकेट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो पेमेंट होगा वो हाफ ईयरली होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे हाफ लिखेंगे, हाफ ईयरली। और सेकंड कॉलम जो लिखेंगे हम लोग यूनिट सोल्ड का लिखेंगे। थर्ड कॉलम जो होगा एक्चुअल रॉयल्टीज एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर टन। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 50 पैसा पर टन के हिसाब से एक्चुअल रॉयल्टी जो है निकलेगी। और फोर्थ कॉलम जो होगा वो मिनिमम रेंट का होगा, और फिफ्थ कॉलम जो होगा वो एक्सेस वर्किंग का होगा। और उसके बाद शॉर्ट वर्किंग्स में जो है 4 कॉलम होंगे, जो कि फर्स्ट कॉलम जो होगा अक्कड़ का होगा, सेकंड कॉलम जो होगा एडजस्टेड का होगा, और थर्ड कॉलम जो होगा वो क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फोर्थ कॉलम जो होगा वो कैरी फॉरवर्ड का होगा, और लास्ट कॉलम जो होगा वो अमाउंट रिसीवेबल का होगा। क्योंकि हम लोग रिसीवेबल एनालिटिकल टेबल जो बना रहे हैं वो रिसीवेबल का बना रहे हैं, ठीक है, यानी कि सब लेसी का हम लोग एनालिटिकल टेबल बना रहे हैं। और किसके बुक में बना रहे हैं? XY कंपनी लिमिटेड के बुक में बना रहे हैं। किसके बुक में बना रहे हैं हम लोग? AB कंपनी लिमिटेड के बुक में बना रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट जो हाफ ईयर है वो यानी कि 31/12/2010। क्वेश्चन में देखिए कि 31 दिसंबर 2010 को जो दिया हुआ है 375 टन्स XY कंपनी लिमिटेड का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे यूनिट सोल्ड जो लिखा है उसमें 375 टन यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद एक्चुअल रॉयल्टीज़ एट द रेट ऑफ ₹50 पैसा पर टन के हिसाब से हम लोग निकालेंगे तो 187 रुपया 50 पैसा निकलेगा। और मिनिमम रेंट जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मिनिमम रेंट जो है वो 750 पर ईयर है, ठीक है, यानी कि हर साल 750 रुपया। तो 750 रुपये का हम लोग हाफ ईयरली जब निकालेंगे तो 375 रुपया मिनिमम रेंट निकलेगा, हाफ ईयरली अमाउंट, ठीक है। तो हाफ ईयरली अमाउंट हम लोग 375 रुपया यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद हम लोग एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में कंपेयर करेंगे तो देखिए एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट कम है और मिनिमम रेंट का अमाउंट जो है वो ज़्यादा है। जब दोनों का कंपेयर आप करेंगे तो पाएंगे कि अमाउंट जो है शॉर्ट कर गया है, यानी कितने से शॉर्ट कर गया है? 375 में 187 रुपया 50 पैसा जब माइनस करेंगे तो अमाउंट निकलेगा 187 रुपया 50 पैसा, यानी कि 187 रुपया 187.50 का जो अमाउंट है वो शॉर्ट कर गया है, ठीक है। तो एडजस्टेड वाले कॉलम में कुछ नहीं और क्रेडिटेड टू PL में कुछ नहीं होगा। कैरी फॉरवर्ड, देखिए यहाँ पे जो अमाउंट होता है शॉर्ट करने का वही अमाउंट हम लोग कैरी फॉरवर्ड में लिखते हैं, तो 187.50 जो होगा वो कैरी फॉरवर्ड में चला जाएगा। उसके बाद अमाउंट रिसीवेबल में होगा 375 रुपये। देखिए रॉयल्टी पेएबल यानी कि XY कंपनी लिमिटेड जो है सबलिसी है और वो हमको पैसा देगा, किसको देगा? AB कंपनी लिमिटेड को देगा, ठीक है। तो हम लोग रॉयल्टी रिसीवेबल यानी कि हम लोग उसे रिसीव करेंगे। तो देखिए यहाँ पे रॉयल्टी रिसीवेबल कितना अमाउंट निकला है? 187.50, यानी कि रॉयल्टी जो अमाउंट निकली है 187.50, ठीक है। और वो हमको देगा कितना? 375 रुपये। मिनिमम रेंट जो क्वेश्चन में दिया कि 375 रुपया हमको उससे लेना है। तो शॉर्ट कितना कर गया? 187.50 अमाउंट जो है शॉर्ट कर गया। तो हम लेकिन लेंगे हम टोटल कितना? 375 रुपया ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक एग्रीमेंट में पहले ही हो गया रहता है कि भाई मिनिमम रेंट इतना है, इससे कम हम आपसे नहीं लेंगे। इसलिए हम लोग ये जो अमाउंट शॉर्ट करता है उसको हम लोग शॉर्ट वाले कॉलम में लिखते हैं, और अमाउंट रिसीवेबल वाले कॉलम में हम लोग 375 रुपया लिखेंगे। नेक्स्ट हाफ ईयरली हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट हाफ ईयर जो है वो 30 जून 2011 है, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट जो है यानी कि टन जो है वो कितना है? 450 टन, ठीक है, 450 टन हम लोग लिखेंगे। और एक्चुअल रॉयल्टी जो है हम लोग निकाल लेंगे 50 पैसा पर टन के हिसाब से, अगर निकालेंगे तो 225 रुपया निकलेगा। और मिनिमम रेंट जो है क्वेश्चन में 700 दिया हुआ, जिसका हम लोग हाफ़ कर लिए तो हर हाफ ईयरली में 375 रुपया निकलेगा, ठीक है, यानी कि मिनिमम रेंट हम लोग यहाँ पे 375 रुपया लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे जब हम लोग एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों में हम लोग जब कंपेयर करते हैं तो हम लोग ये पाएंगे कि 150 रुपया जो है शॉर्ट कर गया, तो 150 रुपया हम लोग अकड़ वाले कॉलम में लिखेंगे। और एडजस्टेड और क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस इसमें कुछ नहीं होगा। कैरी फॉरवर्ड वाले कॉलम में हम लोग क्या करेंगे कि 187.50 जो अमाउंट है उसमें 150 ऐड कर देंगे, तो 337 रुपया 50 पैसा कैरी फॉरवर्ड में हो जाएगा। जितना देखिए शॉर्ट करता है उस और नेक्स्ट ईयर में भी अगर
हाफ ईयर में भी अगर शॉर्ट कर रहा है तो उस अमाउंट को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। कैरी फॉरवर्ड में वही ऐड हो जाता है, प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का दोनों ऐड हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, कैरी फॉरवर्ड में लिखते हैं। उसके बाद अमाउंट रिसीवेबल वाले कॉलम में कितना अमाउंट होगा, देखिए अमाउंट रिसीव करना था कितना, 375 रुपया। मिनिमम रेंट दिया हुआ है 375 रुपया, लेकिन अमाउंट एक्चुअल वैलिडिटी कितना निकला है, 225 रुपया। ठीक है, तो वो हमको क्या करेगा, 150 रुपया और देगा। तो इसको अगर 150 रुपया जो है 225 में ऐड करेंगे तो 375 रुपया जो है हमको उसे लेना है। तो अमाउंट रिसीवेबल वाले कॉलम में हम लोग 375 रुपया ही लिखेंगे। देखिए नेक्स्ट हाफ ईयर में हम लोग देखेंगे, यानी कि 31/12/2011 में देखेंगे तो यूनिट कितना है, यानी कि टन जो है वो 450 टन है। तो 450 हम लोग लिखेंगे। और एक्चुअल रॉयल्टी जो है 50 पैसा पर टन के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे तो 225 रुपया निकलेगा यहाँ पे। और मिनिमम रेंट जो है 375 रुपया हम लोग लिखेंगे मिनिमम रेंट वाले कॉलम में। और इस दोनों का जब कंपेयर करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि 375 रुपये ज़्यादा है मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी कम है। तो यहाँ पे जो 150 रुपये निकलेगा वो क्या होगा, शॉर्ट कर गया ना। एक्चुअल रॉयल्टी कम है और मिनिमम रेंट ज़्यादा है, तो उस हिसाब से क्या हो गया कि 150 रुपये 150 रुपीज़ जो है शॉर्ट कर गया। तो देखिए क्या है कि फिर हम लोग कैरी फॉरवर्ड वाले कॉलम में जो है ऐड कर देते हैं। यानी कि पहले जो हाफ ईयर में जो हुआ था, यानी प्रीवियस हाफ ईयर में जो अमाउंट था 337 रुपये 50 पैसा में क्या करेंगे, 150 रुपये ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम देखेंगे कि अमाउंट यहाँ पे जो हो जाएगा, यानी कि 337 रुपये 50 पैसा में 150 रुपये ऐड करेंगे तो 487 रुपये 50 पैसा 487.50 आएगा। और अमाउंट रिसीवेबल में क्या होगा, 375 रुपीज़ ही होगा, क्योंकि देखिए अमाउंट लेना था उससे कितना 375, बट एक्चुअल वैलिडिटी निकली कितनी है 225 रुपये, और हमको वो देगा कितना 375। तो कितना शॉर्ट कर रहा है 150, यानी कि 150 में 225 आप ऐड करेंगे तो 375 हमें उससे लेना है। तो इतना अमाउंट हम उसमें लिखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हाफ ईयर में क्या करेंगे, 30/6/12 में देखेंगे तो कितना टन है, 900 टन है। तो 900 टन जो है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। और एक्चुअल रॉयल्टीज़ जो है 900 का निकालेंगे तो 50 पैसे के हिसाब से निकलेगा 450 रुपये। ठीक है, और मिनिमम रेंट जो 375 रुपये वो हम लोग लिखेंगे। और इस दोनों में फिर कंपेयर करेंगे तो देखिए अभी इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट ज़्यादा है और मिनिमम रेंट का अमाउंट कम है। एक्चुअल रॉयल्टी का जो अमाउंट है वो 450 है और मिनिमम रेंट का अमाउंट जो है 375 है। इस दोनों का जब हम कंपेयर करेंगे 450 में 375 रुपये माइनस करेंगे तो देखेंगे कि एक्सेस कितना अमाउंट निकला, 75 रुपीज़ का। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि XY कंपनी लिमिटेड के रिक्यूब यानी शॉर्ट वर्किंग अमाउंट का रिक्यूब करने का अधिकार क्या है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सब लीज ओनली अलाउज XY कंपनी लिमिटेड टू रिक्यूब शॉर्ट वर्किंग्स आउट ऑफ एक्सेस वर्किंग्स इन एनी ऑफ 3 हाफ ईयर्स इमीडिएटली फॉलोइंग डेट इन विच द शॉर्ट वर्किंग्स अकर्ड। यानी कहने का मतलब यह है कि मान लिया जाए कि ईयर हाफ ईयर यानी कि 31/12/2010 में अगर अमाउंट शॉर्ट किया था तो उसका नेक्स्ट 3 ईयर, ठीक है, यानी कि 30/6/2011, 31/12/2011, 30/6/2012, ठीक है, नेक्स्ट 3 ईयर में ही आप अमाउंट को एडजस्ट कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो जो नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, अनरिक्यूब्ड अमाउंट, और वो पीएल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 187.50 जो था वो 31/12/2010 को शॉर्ट किया था। ठीक है, तो उसका रिकवर हम लोग कैसे कर पाएंगे, कब कर पाएंगे, तो 30/6/2012 में कर पाएंगे। ठीक है, तो 30/6/2012 में जो अमाउंट जो है 75 रुपीज़ एक्सेस कर गया था, तो 75 रुपीज़ ही एडजस्ट हम कर पाएंगे, और जो एडजस्ट नहीं होगा उसको क्रेडिटेड टू पीएल कर देंगे। तो 187.50 में आप 75 रुपीज़ जो है एडजस्ट कर पाए हैं, और जो एडजस्ट नहीं हुआ यानी 112 रुपये 50 पैसा जो है वो एडजस्ट नहीं हुआ, वो पीएल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अमाउंट जो बचेगा कैरी फॉरवर्ड में वो 300 रुपीज़ बचेगा। और अमाउंट रिसीवेबल, ठीक है, यहाँ पे देखिए 375 रुपया ही होगा, क्योंकि 375 रुपया कहने का मतलब यह था कि हमें लेना था 375 रुपया, ठीक है, लेकिन एक्चुअल रॉयल्टी निकली है कितनी, 450 रुपीज़। तो 450 रुपीज़ जो अमाउंट निकला है उसमें क्या करेंगे हम लोग, एक्सेस 75 रुपया जो हो गया है उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 450 में। ठीक है, तो अमाउंट कितना होगा, 300 रुपीज़ ही बचेगा, या सॉरी 375 रुपया जो बचेगा वही अमाउंट
हम लोग लेंगे, किससे लेंगे? XY कंपनी लिमिटेड से। इस तरह से रॉयल्टी रिसीवेबल का एनालिटिकल टेबल कंप्लीट होता है। दोस्तों अब हम लोग रॉयल्टीज़ पेबल अकाउंट का लेजर बनाएंगे, और ये जो रॉयल्टीज़ पेबल अकाउंट का लेजर बनेगा ये AB कंपनी लिमिटेड के बुक में बनेगा। तो हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ AB कंपनी लिमिटेड। देखिए AB कंपनी लिमिटेड जो है अपना खाता क्लोज करती है 30 जून को, यानी कि हर ईयर के 30 जून को खाता क्लोज करती है। उस हिसाब से हम लोग लेजर बनाएंगे। तो देखिए क्या करना है कि इन द बुक्स ऑफ AB कंपनी लिमिटेड लिखेंगे और रॉयल्टीज़ पेबल अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट जैसा हम लोग बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे। तो अब ये देखिए कि आप अपने पास एनालिटिकल टेबल रख लीजिए, और एनालिटिकल टेबल में आप ये देखिए कि रॉयल्टीज़ का अमाउंट कितना निकला था। तो देखिए यानी कि 30 जून 2010 को जो रॉयल्टी का अमाउंट निकला था वो 125 रुपया निकला था, ठीक है। तो 125 रुपया आपको क्या करना है कि 2RS 125 रुपया लिखेंगे, यानी कि 30 जून 2010 को हम लोग जो लिखेंगे। दोस्तों आपको याद होगा कि जब भी हम लोग लेजर का अकाउंट बनाते हैं, यानी कि रॉयल्टीज़ का जब भी हम लोग बनाते हैं, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि जर्नल एंट्री देख लेते हैं। तो आपको याद होगा कि जब मैंने आपको बताया था कि जर्नल एंट्री रॉयल्टीज़ पेबल का क्या होता है, जैसे लिसी के बुक में हम लोग जब जर्नल एंट्री करते हैं, ठीक है, तो ये देखते हैं कि देखिए रॉयल्टीज़ अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड करते हैं, फिर लैंडलॉर्ड को टू बैंक करते हैं, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक करते हैं, फिर क्या करते हैं जो रॉयल्टीज़ का अमाउंट होता है उसको हम लोग PL में ट्रांसफ़र करते हैं। तो PL यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज़ अकाउंट करते हैं। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ रॉयल्टीज़ का जो अमाउंट है वही आपको देखना है। तो 30 जून 2010 को जो है रॉयल्टीज़ का अमाउंट निकला है 125 रुपया, ठीक है। तो हम लोग क्या एंट्री, जनरल एंट्री क्या करते हैं, रॉयल्टीज़ अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। शॉर्ट वर्किंग को मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं एक सिंगल एंट्री कर रहा हूँ, रॉयल्टीज़ अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो देखिए रॉयल्टीज़ अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है और रॉयल्टीज़ जो है वो डेबिट साइड में है। तो जब हम लोग रॉयल्टीज़ का लेजर बनाते हैं तो ये देख लेते हैं कि जो भी जनरल एंट्री करते हैं हम जस्ट उसकी अपोजिट एंट्री लेजर में करते हैं। तो देखिए लैंडलॉर्ड क्या है, क्रेडिट साइड में है, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, जब रॉयल्टीज़ अकाउंट का लेजर बनाएंगे तो उसको हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, यानी कि 30 जून 2010 को 2RS करेंगे। और कितना अमाउंट था, 125 रुपया था, तो 125 रुपया अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे। फिर रॉयल्टीज़ का जो नेक्स्ट जनरल एंट्री होती है वो PL में ट्रांसफ़र करने की एंट्री होती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज़ अकाउंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए रॉयल्टीज़ क्रेडिट होता है, मतलब कि जनरल एंट्री में रॉयल्टीज़ का जो अमाउंट होता है वो क्रेडिट होता है और प्रॉफिट एंड लॉस होता है डेबिट साइड में, ठीक है। तब लेकिन जब हम जनरल एंट्री से लेजर बना रहे हैं, यानी कि लेजर किसका बना रहे हैं, रॉयल्टीज़ का बना रहे हैं, तो रॉयल्टीज़ का जब लेजर बना रहे हैं तो रॉयल्टीज़ हमारा किस साइड में है, क्रेडिट साइड में है ना। और जबकि हम बना रहे हैं किसका, रॉयल्टीज़ अकाउंट का ही लेजर बना रहे हैं, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में, तो आपको सिंपल क्या करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो डेबिट साइड में है उसको क्रेडिट साइड में कर दीजिए, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर दीजिए, ठीक है। और कितना अमाउंट है, 125 रुपया है। तो 30 जून 2010 को जो है 125 रुपया करके खाता क्लोज कर देना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि AB कंपनी लिमिटेड जो है वो हर ईयर के 30 जून को अपना खाता क्लोज करती है। तो ईयर 2010 में आप 30 जून को जो है खाता क्लोज कर दीजिए। आप एनालिटिकल टेबल देखेंगे तो सेकेंड हाफ ईयर में 31/12/2010 को जो रॉयल्टीज़ का अमाउंट निकला है वो 250 रुपये निकला है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 31 दिसंबर 2010 लिखना है और 2RS 250 रुपया अमाउंट वाले कॉलम में लिखना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए 30/6/11, यानी कि खाता हमेशा जून को क्लोज़ हो रहा है ना, 30/6, तो 30/6/11 को हम लोग लिखेंगे कितना रुपया एक्चुअल रॉयल्टी निकला है, 650 रुपया, बस 2RS, यानी कि 30 जून 2011 को 2RS 650 रुपया लिख दीजिए। और इस दोनों अमाउंट को ऐड कर दीजिए, जितना अमाउंट होगा उसको PL में ट्रांसफ़र कर दीजिए। सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस 2011 को 30 जून 2011 को बाई प्रॉफिट एंड लॉस कर दीजिए 900 रुपया, और 900 रुपया आपका डेबिट हो जाएगा, 900 रुपया क्रेडिट हो जाएगा। तो ये जो सेकेंड ईयर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। फिर थर्ड ईयर में हम लोग देखेंगे, तो थर्ड ईयर में हमारा स्टार्ट कब से होगा, दिसंबर 31 2011। तो देखिए दिसंबर 31 2011 में
रॉयल्टी का अमाउंट कितना है 900 रुपया है। टू RS लिखेंगे 900 रुपीज़। और उसके बाद नेक्स्ट हाफ ईयर का जो दिया हुआ है 30/6/2012 को, 30/6/2012 को रॉयल्टीज़ का अमाउंट है 925 रुपया। दोनों अमाउंट को हम लोग ऐड करेंगे, 900 और प्लस 925 रुपया ऐड करेंगे तो 1825 रुपया जो आएगा वो डेबिट बैलेंस होगा। और ये डेबिट बैलेंस जो होगा यही अमाउंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र होगा। तो करना कुछ नहीं है, दिसंबर 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे 1825, ठीक है। यहाँ पे सॉरी दिसंबर 31 नहीं होगा, यहाँ पे आपका होगा 30 जून 2012 बाय प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि खाता क्लोज हो रहा है हमेशा 30 जून 2000 मतलब 30 जून को खाता क्लोज कर रहे हैं ना हम लोग, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 30 जून 2012 1825 रुपया डेबिट बैलेंस होगा, 1825 रुपया क्रेडिट होगा। तो इस तरह से आपका रॉयल्टीज़ पेबल अकाउंट का लेजर कंप्लीट होता है। दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आपको रॉयल्टी पेबल अकाउंट का लेज़र बनाना और रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट का लेज़र बनाना है। तो देखिए रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट का लेज़र भी जो बनाना है वो AB कंपनी लिमिटेड के बुक्स में ही बनाना है। तो इसलिए हम लोग रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट का लेज़र एज इट इज़ वैसे ही बनाएंगे जैसा हम लोग रॉयल्टीज़ पेबल अकाउंट का लेजर बनाए थे। लेकिन यहाँ पे आपका कॉलम चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जो एनालिटिकल टेबल है वो आपका चेंज हो जाएगा। तो एनालिटिकल टेबल जो हम लोग बनाए थे वो AB कंपनी ये XY कंपनी लिमिटेड का हम लोग बनाए थे। तो हम लोग क्या किए थे उसमें रॉयल्टी रिसीवेबल का एनालिटिकल टेबल बनाए थे। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि रॉयल्टीज़ मतलब कि रिसीवेबल अकाउंट में एनालिटिकल टेबल में एक्चुअल रॉयल्टी का क्या अमाउंट निकला था ये हम लोग देखेंगे। तो देखिए उससे पहले हम लोग ये कर लेंगे कि मतलब कि डेट का कॉलम बना लेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट ये हम लोग लिख लेंगे और हेडिंग दे देंगे रॉयल्टीज़ रिसीवेबल अकाउंट। तो देखिए आप 2010 31/12/2010 को देखिए, क्योंकि देखिए 30 जून 2010 को तो कोई मतलब कि टर्न तो था ही नहीं XY कंपनी में, तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट ना करके 31/12/2010 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 31/12/2010 जो है उसमें क्या हुआ था, एक्चुअल रॉयल्टी जो अमाउंट निकली थी वहाँ 187.50। तो हम लोग यहाँ पे देखिए सिंपल करना, जैसे रॉयल्टीज़ पेबल में हम लोग क्या करते थे कि 2 RS करते थे, यानी कि जो लैंडलॉर्ड होता था तो लैंडलॉर्ड का मतलब कि नाम 2 RS करते थे। यहाँ पे आपको जस्ट अपोजिट करनी है, सिंपल है, अपोजिट करनी है, यानी कि बाई XY कंपनी लिमिटेड। देखिए यहाँ पे AB कंपनी लिमिटेड जो है वो क्या है, लिसी है, ठीक है। और जब AB कंपनी लिमिटेड जो है वो उसने क्या किया, XY कंपनी लिमिटेड को लैंड दे दिया, तो भाई AB कंपनी लिमिटेड अब क्या हो गया, लैंडलॉर्ड हो गया, और XY कंपनी लिमिटेड क्या हो गया, लिसी हो गया, ठीक है। तो हम लोग, आपको याद होगा मैंने आपको जनरल एंट्री बताया था कि रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट का हम लोग जनरल एंट्री क्या करते हैं, लिसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज रिसीवेबल अकाउंट लिखते हैं। तो लिसी कौन है, XY कंपनी लिमिटेड जो है लिसी है, किसके लिए, AB कंपनी लिमिटेड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे XY कंपनी लिमिटेड जो है वो लिसी हो जाएगा और रॉयल्टीज रिसीवेबल, तो भाई रॉयल्टी रिसीवेबल जो है एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, जनरल एंट्री जो होगी XY कंपनी लिमिटेड डेबिट टू रॉयल्टीज़ रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। देखिए पहले क्या हुआ था, रॉयल्टी पेबल में हम लोग क्या करते थे, रॉयल्टीज़ अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग टू मतलब सॉरी रॉयल्टीज़ अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड करते थे। बट यहाँ पे क्या होगा, लिसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज़ रिसीवेबल, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अमाउंट लेना है ना कि देना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो आपका जनरल एंट्री होगा लिसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज रिसीवेबल। तो जब हम लोग कर रहे हैं कि रॉयल्टीज रिसीवेबल जो है वो क्रेडिट साइड में है और XY कंपनी लिमिटेड जो है डेबिट साइड में है, तो हम लोग क्या करना है कि रॉयल्टीज रिसीवेबल अकाउंट का लेजर बना रहे हैं। जब रॉयल्टीज रिसीवेबल अकाउंट का लेजर बन रहा है तो आप XY कंपनी लिमिटेड को देखिए जनरल एंट्री में डेबिट साइड में है, तो उसको क्या करना है कि सिंपल है क्रेडिट साइड में कर दीजिए, यानी कि 31 दिसंबर 2010 को जो है बाई XY कंपनी लिमिटेड कर दीजिए और एक्चुअल रॉयल्टीज़ का अमाउंट जो निकला था 187.50 वो अमाउंट वाले कॉलम में लिख दीजिए। उसके बाद ये देखिए कि 30/6/2011 को एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट क्या था, यानी कि देखिए 30/6/2011 मैं इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि खाता क्लोज होती है हर ईयर के 30 जून को, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे 30 जून 2011 लिखेंगे, यानी कि नेक्स्ट। तो 30 जून 2011 को क्या है कि बाई XY कंपनी लिमिटेड लिखेंगे
और अमाउंट जो निकला था 225 रुपये निकला था, 225 रुपये यहाँ पे लिखेंगे। और क्रेडिट वाले कॉलम में क्या करना है कि ऐड कर देना है। टोटल अमाउंट 412 रुपये 50 पैसा आएगा। तो ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट क्या करना है, 30 जून 2011 को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके 412 रुपये 50 पैसा खाता क्लोज कर देना है। देखिए आप देखेंगे कि जब हम लोग रॉयल्टीज़ पेबल अकाउंट का लेजर बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल, ठीक है। रॉयल्टीज़ अकाउंट का लेजर में होता है टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल होता है। सिंपल इसमें क्या करना है, बाई लेसी टू पीएल, बाई लेसी टू पीएल, ठीक है। इन द बुक्स हम एबी कंपनी लिमिटेड की बुक में बना रहे हैं ना, तो आपको मतलब कि सिंपल है, जस्ट अपोजिट एंट्री करनी है। रॉयल्टीज़ पेबल अकाउंट का जो मतलब हम लोग एंट्री करते हैं उसका सेम अपोजिट एंट्री करनी है रॉयल्टीज़ रिसीवेबल। बट वहाँ पे लैंडलॉर्ड होता था, बट यहाँ पे क्या होगा, लेसी होगा, ठीक है। तो बाई एक्स वाई कंपनी लिमिटेड होगा टू पीएल होगा, बाई एक्स वाई कंपनी लिमिटेड होगा टू पीएल होगा। तो हम लोग 30 जून 2011 को मतलब कि खाता क्लोज करेंगे। जितना अमाउंट है क्रेडिट में उतना ही अमाउंट टू पीएल कर देंगे, 412 रुपये 50 पैसा क्रेडिट डेबिट और 412 रुपये 50 पैसा क्रेडिट। तो देखिए 2011 का जो है वो क्लोज हो जाएगा। और नेक्स्ट हाफ ईयर हम लोग देखेंगे तो 31/12/2011 में देखिए कि रॉयल्टीज़ का अमाउंट क्या था। तो 31/12/2011 का जो है बाई एक्स वाई लिमिटेड कंपनी जो है 225 रुपया मतलब रॉयल्टीज़ का अमाउंट था। तो हम लोग बाई एक्स वाई कंपनी लिमिटेड 225 रुपये लिखेंगे। और फिर 30 जून 2012 को हम लोग क्या करेंगे, बाई एक्स वाई कंपनी लिमिटेड कितना अमाउंट है, 450 रुपये। इस दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आपको शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का लेजर बनाना, तो बिल्कुल शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का लेजर आप वैसे ही बनाइए जैसे डेट पर्टिकुलर से अमाउंट, डेट पर्टिकुलर से अमाउंट ऐसे करते हैं, बिल्कुल वैसे ही बनाइए। तो अब आप ये देख लीजिए कि रॉयल्टीज़ पेएबल टू एबी कंपनी लिमिटेड का जो हम लोग एनालिटिकल टेबल बनाए थे, वो आप एनालिटिकल टेबल अपने पास रख लीजिए। आप एनालिटिकल टेबल में ये देखिए कि किस ईयर में शॉर्ट वर्किंग अमाउंट हुआ था और कैरी फॉरवर्ड किस ईयर में कितना अमाउंट था। तो ये आप एनालिटिकल टेबल देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए मैं एनालिटिकल टेबल इसलिए आपको बताता हूँ कि पास में रखिए, क्योंकि आपको लेजर में पोस्टिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेरा जो भी बताया हुआ है, मैंने जो भी आप लोगों को बताया है कि जितने भी एनालिटिकल टेबल मैंने आपको बताया है बिल्कुल वैसा ही आपको बनाना है। देखिए इस तरह से आप बनाएंगे तो आपको लेजर पोस्टिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बुकिश लैंग्वेज में बनाएंगे तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं आपको पूरा क्लियर बता देता हूँ कि देखिए कितना एक्सेस करता है, कितना सफ़र करता है, कितना रिक्यूप्ड, कितना अनरिक्यूप्ड, कितना कैरी फॉरवर्ड होता है और कितना अमाउंट लैंडलॉर्ड को पेमेंट होता है। तो ये जो है बुक में नहीं दिया रहता है, कैरी फॉरवर्ड वाला कॉलम नहीं दिया रहता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि कैरी फॉरवर्ड वाला कॉलम हमेशा इसलिए लिखना है कि आपको लेजर पोस्टिंग करने में, खास करके शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का लेजर पोस्टिंग करने में आपको दिक्कत ना हो। इसीलिए मैं आपको एनालिटिकल टेबल में कैरी फॉरवर्ड का कॉलम बताता हूँ। तो देखिए हम लोग शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का लेजर बनाएंगे। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का लेजर में फर्स्ट ईयर में हम लोग देखेंगे, यानी कि फर्स्ट ईयर कहने का मतलब 30/6/2010 को जो है शॉर्ट वर्किंग अमाउंट कितना हुआ था। तो शॉर्ट वर्किंग अमाउंट जो था वो 375 रुपया हुआ था। तो देखिए 375 रुपया क्या करना है कि 30 जून 2010 को हम लोग लिखेंगे 2RS, ठीक है, 375 रुपया। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे 2RS आपने क्यों लिखा। देखिए जब आप जर्नल एंट्री करते हैं, ठीक है, रॉयल्टीज़ अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड करते हैं, ये एक सिंपल एंट्री होती है। बट आप सिंपल देखिए कि शॉर्ट वर्किंग और लैंडलॉर्ड को ही देखना है, यानी कि शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट जब शॉर्ट करता है वो भी किसके बुक में, इन द बुक्स ऑफ एबी कंपनी लिमिटेड। एबी कंपनी लिमिटेड कौन है, लिसी है, ठीक है। तो लिसी के बुक में हम लोग शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का लेजर बनाते हैं। तो ये देखते हैं कि अमाउंट कितना शॉर्ट किया है, और शॉर्ट किया है तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी। जनरल एंट्री ये होगी कि शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट होता है, ठीक है। तो कितना अमाउंट शॉर्ट कर गया था, 375 रुपया। तो 375 रुपया हम लोग 2RS लिखते हैं। देखिए RS कहने का मतलब टू लैंडलॉर्ड, ठीक है। अब लैंडलॉर्ड क्या है, शॉर्ट वर्किंग डेबिट है और शॉर्ट वर्किंग का हम लेजर बना रहे हैं। और लैंडलॉर्ड कहाँ, जनरल एंट्री में क्या है, क्रेडिट है, ठीक है। जब क्रेडिट लैंडलॉर्ड दिया हुआ है और हम शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का लेजर बना रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, सिंपल है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में उठा के उसको डेबिट कर दो भैया, कुछ नहीं करना है।
आपको ये देखना है कि लैंडलॉर्ड अच्छा वहाँ पे क्रेडिट है, बस यहाँ पे डेबिट कर दो। अगर लैंडलॉर्ड वहाँ पे क्रेडिट होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। अगर लैंडलॉर्ड वहाँ पे डेबिट होगा तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट कर देंगे। यही तो करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई जर्नल एंट्री कैसे होगी और जर्नल एंट्री के बाद लेजर की पोस्टिंग कैसे होगी, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है हमेशा, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं 375 रुपया जो है 30 जून 2010 को हम लोग करेंगे 2RS 375 रुपया। और उसके बाद दाईं तरफ, ठीक है, यानी क्रेडिट साइड में हम लोग देखेंगे कि देखिए क्या करना रहता है कि बैलेंस सी डी कैरी फॉरवर्ड। तो आप देखिए एनालिटिकल टेबल में आप देखेंगे तो 375 रुपया जो है आपको कैरी फॉरवर्ड दिखेगा, ठीक है। तो 375 रुपया जब कैरी फॉरवर्ड है तो आपको करना कुछ नहीं है, 30 जून 2010 लिखना है और बाय बैलेंस सी डी 375 रुपया कर देना है। अब ये जो है इधर ख़त्म होता है, 375 रुपया लिखेंगे। अब यही जो बैलेंस सी डी है नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट हाफ ईयर में क्या होगा, बैलेंस बी डी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि 1 जुलाई 2010 को टू बैलेंस बी डी लिखेंगे। कितना अमाउंट लिखेंगे, 375 रुपया, क्योंकि वो जो कैरेट डाउन था वो नेक्स्ट मतलब कि हाफ ईयर में जो आएगा वो ब्रॉड डाउन हो जाता है, वही अमाउंट हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, फिर आप देखिए एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल में आप ये देखेंगे कि जो अमाउंट सॉर्ट किया था वो 250 रुपये का अमाउंट था, ठीक है। तो बस करना कुछ नहीं है, 2RS कर दीजिए, यानी कि RS जो है लैंडलॉर्ड है, तो 2RS कितना है, 250 रुपये कर दीजिए। तो इस दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे नहीं, ऐड तो हम लोग करेंगे ही, यानी कि इस दोनों को ऐड करेंगे तो 625 रुपये आएगा। बट आपको फिर आगे देखना है, 30 जून 2011 में आप देखिए कि शॉर्ट किया था कि एक्सेस किया था। तो आप ये देखेंगे कि एक्सेस हो गया था, ठीक है। एक्सेस कितना अमाउंट से किया था, 150 रुपये एक्सेस कर गया था। तो आप देखते हैं कि जब शॉर्ट करता है तो 2RS करते हैं, लेकिन जब एक्सेस करता है तो क्या करना है, बाई RS, जस्ट अपोजिट उसकी एंट्री हो जाती है, ठीक है। तो बाई RS करेंगे, कितना होगा, 150 रुपया वहाँ पे लिखेंगे। और 150 रुपया जब लिखेंगे तो बैलेंस सी डी जब हम करेंगे, यानी कि बैलेंसिंग करेंगे, 625 रुपया यहाँ डेबिट साइड में कर देंगे और 625 रुपया क्रेडिट साइड में लिख देंगे। और जब हम बैलेंसिंग करेंगे 30 जून को बाय बैलेंस सी डी करेंगे तो कितना अमाउंट निकलेगा, 475 रुपया, ठीक है। 625 में आप 150 जब माइनस करेंगे तो 475 रुपया बैलेंस सी डी होगा। तो आप एनालिटिकल 475 रुपया जो है बैलेंस सी डी होगा, तो वो आप एनालिटिकल टेबल में भी देख सकते हैं। एनालिटिकल टेबल में भी आपको दिखेगा कि 475 रुपया जो है कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। तो ये 475 रुपया नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए क्या होगा, यानी कि 1 जुलाई 2011 को टू बैलेंस बी डी हो जाएगा, ठीक है। 475 रुपया हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब नेक्स्ट ईयर यानी कि 31 दिसंबर 2011 को जब हम देखेंगे तो देखेंगे क्या है कि 400 रुपया जो है एक्सेस कर गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाई RS 400 रुपीज़ लिखेंगे, ठीक है। क्या हुआ था, 400 रुपया एक्सेस कर गया था, तो 400 रुपया हम लोग लिखेंगे बाई RS। फिर देखेंगे 30/6/2012, 30/6/2012 में कितना एक्सेस कर गया है, एनालिटिकल टेबल में आप देखिए 425 रुपये एक्सेस कर गया है। बट हमको रिक्यूप्ट कितना करना है, ओनली 75 रुपीज़, ठीक है, ना कि 425 रुपया। तो जब 75 रुपीज़ रिक्यूप्ट करना है तो हम सिंपल यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, बाई RS 75 रुपीज़। यहाँ पे आप मिस्टेक मत कर दीजिए कि 425 रुपये एक्सेस कर गया तो 425 रुपये हम बाई RS में 425 लिखेंगे, ऐसा नहीं है। आपको 75 रुपीज़ करना है, क्योंकि लास्ट रिक्यूप जो हुआ था वो 75 का ही हुआ था, उससे ज़्यादा का नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पे हम लोग 75 रुपीज़ लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि दोनों का बैलेंस करेंगे। तो देखिए डेबिट में 475 रुपया ऑलरेडी है और क्रेडिट में जब हम लोग दोनों ऐड करेंगे 400 और 75 तो 475 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का लेजर कंप्लीट होता है। डेबिट में भी 475 रुपया होगा, क्रेडिट में भी 475 रुपया होगा। फिर क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि आपको रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट का लेजर बनाना है। तो देखिए रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट का लेजर हम लोग कब बनाते हैं, जब रॉयल्टी रिसीवेबल का जो एनालिटिकल टेबल बनाते हैं, यानी कि जो लेसी से जब हमको पैसा मिलना रहता है तो उस समय हम लोग रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट का लेजर बनाते हैं। तो जैसे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का लेजर बनता है बिल्कुल वैसे ही रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट का लेजर बनेगा।
तो करना क्या है कि आप सिंपल है, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट लिखिए और डेट पर्टिकुलर अमाउंट और डेट जो है फर्स्ट ईयर में आप देख लीजिए, यानी कि रॉयल्टी रिजर्व यानी कि क्या है कि आप रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट वाला जो एनालिटिकल टेबल बनाए हैं वो आप पहले देखिए। तो एनालिटिकल टेबल अपने पास रखिए और एनालिटिकल टेबल से ये देखिए कि फर्स्ट ईयर में यानी कि 31/12/2010 को जो है कितना अमाउंट शॉर्ट किया था। तो देखिए आप देखेंगे कि 187 रुपया 50 पैसा जो है शॉर्ट किया था। तो यहाँ पे क्या करना है कि बाई XY कंपनी लिमिटेड 187 रुपया 50 पैसा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बाई XY कंपनी लिमिटेड क्यों करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री जो होगी XY कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट, ये बिल्कुल शॉर्ट वर्किंग अकाउंट की तरह है। जैसे हम लोग शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का लेज़र बनाए थे, बिल्कुल उसी तरह रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट का लेज़र बनाएंगे। वहाँ पे क्या होता था कि अगर शॉर्ट करता था तो हम लोग क्या करते थे, टू लैंडलॉर्ड लिखते थे। बट यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाय लेसी लिखेंगे। ठीक है, बस उसकी अपोजिट एंट्री है, यही आपको देखना है कि उसकी जस्ट अपोजिट एंट्री हम लोग कैसे करते हैं। वहाँ पे टू लैंडलॉर्ड लिखते थे तो यहाँ पे बाय लेसी कर देंगे। और अमाउंट देखेंगे कितना अमाउंट था, 187 रुपया 50 पैसा था। तो दिसंबर 31/2010 को बाई XY कंपनी लिमिटेड 187 रुपया 50 पैसा कर देंगे। फिर देखेंगे नेक्स्ट हाफ ईयर में 30 जून 2011 को कितना अमाउंट है, तो शॉर्ट कर गया कितना, 150 रुपया बाई, ठीक है, बाई XY कंपनी लिमिटेड 150 रुपया कर देंगे और इस दोनों अमाउंट को जोड़ देंगे और उसके बाद जोड़ने के बाद जो है टू बैलेंस CD कर देंगे। कितना अमाउंट हो जाएगा, यानी कि 30 जून 2011 को टू बैलेंस CD करेंगे तो 337 रुपया 50 पैसा। एनालिटिकल टेबल में आप देखिए, आपको दिखेगा कि 337 रुपया 50 पैसा जो है कैरी फॉरवर्ड वाले कॉलम में लिखा हुआ है। तो यही अमाउंट जो है हम लोग यहाँ पे टू बैलेंस CD लिखेंगे। देखिए शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का जो लेजर बनाए थे तो उसमें क्या होता था कि बाई बैलेंस CD होता था, और यहाँ पे रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट का जो लेजर बना रहे तो यहाँ पे आप देखिए टू बैलेंस CD हो रहा है। जस्ट अपोजिट हो रही है कि नहीं हो रही है, बस करना क्या है कि वहाँ पे टू लैंडलॉर्ड लिखते थे, यहाँ पे बाई लेसी लिखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट हाफ ईयर का देखेंगे। तो देखिए पहले क्या था कि यहाँ पे जून 2011 में 30 जून 2011 में जो है बैलेंस CD का अमाउंट जो था 337 रुपया 50 पैसा था। तो नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, 2011 को 1 जुलाई 2011 को बाई बैलेंस BD करेंगे 337 रुपया 50 पैसा। फिर हम लोग क्या करेंगे कि एनालिटिकल टेबल से देखेंगे। तो 31/12/2011 को जो अमाउंट है 150 रुपया शॉर्ट कर गया है, तो 150 रुपया क्या करना है, बाई XY कंपनी लिमिटेड करेंगे, यानी कि 31 दिसंबर 2011 बाई XY कंपनी लिमिटेड 150 रुपया। ठीक है, और फिर हम लोग डेबिट साइड में देखेंगे। तो डेबिट साइड में क्या करना है कि 75 रुपीज़ जो है एडजस्ट कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे 75 रुपया एक्सेस हुआ था तो लिखेंगे 30 जून 2011 टू XY कंपनी लिमिटेड, सॉरी 30 जून 2012 टू XY कंपनी लिमिटेड कितना, 75 रुपये। ये एक्सेस हो गया था ना, तो ये एक्सेस हो गया तो 75 रुपीज़ हम लोग लिखेंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में कितना चला गया था, यानी कि जो रिक्यूब नहीं हुआ था, तो 112 रुपया 50 पैसा टू प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे 112 रुपया 50 पैसा। और उसके बाद देखिए बैलेंस CD कितना अमाउंट बचा था, 300 रुपीज़। आप एनालिटिकल टेबल में देखेंगे तो 300 रुपया जो है कैरी फॉरवर्ड बचा हुआ है। तो इससे आपका आप मिला लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमारा जो अकाउंट है और एनालिटिकल टेबल है दोनों सही है। ठीक है, इससे आपका अकाउंट मिल जाता है। तो 300 रुपया यहाँ पे बैलेंस रेडी करेंगे और यहाँ डेबिट जो है 487 रुपया 50 पैसा होगा और क्रेडिट का बैलेंस होगा 487 रुपया 50 पैसा। तो इस तरह से आपका रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट का लेज़र कंप्लीट होता है। दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर भी बनाना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर हम लोग बनाएंगे डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, तो आप ये देखिए कि ईयर 2010 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या लिखेंगे, यानी कि जून 2010 में जो आप देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस था रॉयल्टीज पेबल अकाउंट का लेजर आप देखेंगे तो 30 जून 2010 को देखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस कितना था 125 रुपया। तो बाई PL लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि टू रॉयल्टीज़ अकाउंट लिखेंगे, यानी कि टू रॉयल्टीज़ पेबल अकाउंट लिखेंगे, कितना है 125 रुपया। देखिए यहाँ पे आप देखिए कि बाई PL लिखा हुआ है। ठीक है, लेजर आप देखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस है। तो आप जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर बनाएंगे तो आपको क्या करना है कि टू रॉयल्टीज़ पेबल अकाउंट लिखना है। ठीक है, यानी कि जस्ट इसकी जो अपोजिट हो जाती है वही हम लोग एंट्री करते हैं। तो टू रॉयल्टीज़ पेबल अकाउंट करेंगे और
क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, जो अमाउंट 125 रुपया जो था वो लॉस हो गया था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 125 रुपया बाई नेट लॉस लिख देंगे। ठीक है, अब ईयर 2011 में आएंगे, तो ईयर 2011 में देखिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो बनता है वो ईयरली बनता है। ठीक है, तो हम लोग जो है 2010 का काम कर लिए, अब 2011 में देखेंगे। तो ईयर 2011 में 30 जून 2011 को क्या है, अमाउंट कितना था रॉयल्टीज़ पेबल में बाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट 900 रुपया। ठीक है, तो 900 रुपया हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, टू रॉयल्टीज़ पेबल अकाउंट लिखेंगे, कितना लिखेंगे 900 रुपया। ठीक है, अब आप ये देखिए कि रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट में प्रॉफिट लॉस जून 2011 को 30 जून 2011 को आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ये देखिए कि टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट कितना लिखा है 412 रुपया 50 पैसा। यहाँ पे देखिए टू प्रॉफिट लॉस है। ठीक है, और किसके अकाउंट किसके लेजर में है, रॉयल्टीज़ रिसीवेबल अकाउंट के लेजर में। तो आपको कुछ नहीं करना, रॉयल्टीज़ रिसीवेबल को बाई करना है। कहाँ करेंगे, बाई रॉयल्टीज़ रिसीवेबल। कितना अमाउंट है 412 रुपया 50 पैसा। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि रॉयल्टी रिसीवेबल में क्रेडिट होते ही सॉरी, यहाँ पे टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जो लिखा हुआ है, तो रॉयल्टी रिसीवेबल का अमाउंट जो होता है वो फ़ायदा होता है, प्रॉफिट होता है, इसलिए यहाँ पे 412 रुपया 50 पैसा लिखा हुआ है। और वहाँ पे क्या हुआ है, रॉयल्टीज़ का अमाउंट क्या होता है, लॉस हो जाता है, इसलिए बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिखते हैं। तो देखिए क्या होता है कि हम लोग फिर एडजस्ट करेंगे, तो 900 रुपया पहले हम लोग लिख चुके हैं, टू रॉयल्टीज़ पेबल अकाउंट 900 रुपया, और क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रॉयल्टीज़ रिसीवेबल 412 रुपया 50 पैसा, 412 रुपया 50 पैसा लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि जो अमाउंट बचेगा यानी कि बैलेंस जो बचेगा वो नेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो 900 रुपये में 412 रुपया 50 पैसा जब आएगा तो 30 जून 2011 को क्या हो जाएगा, बाई नेट लॉस 487 रुपया 50 पैसा। आप देखिए रॉयल्टीज़ पेबल अकाउंट में बाई प्रॉफिट लॉस कितना लिखा है 1825 रुपया, तो 1825 रुपया आपको क्या करना है, टू रॉयल्टीज़ पेबल अकाउंट में लिखना है। 1825 रुपया उतना लिख दीजिए। उसके बाद आप देखिए रॉयल्टीज़ रिसीवेबल में, तो रॉयल्टीज़ रिसीवेबल अकाउंट में आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कितना है 675 रुपया। तो 675 रुपया जो है आप लिखेंगे बाय रॉयल्टीज़ रिसीवेबल अकाउंट, कितना लिखेंगे 675 रुपया। उसके बाद ये देखिए कि 112 रुपया 50 पैसा जो था वो क्या हो गया था, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट में चला गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रॉयल्टी रिजर्व में जो है टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कितना है 112 रुपया 50 पैसा है। तो जब यहाँ पे टू प्रॉफिट लॉस लिखा है तो क्या करेंगे, वहाँ पे बाई रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट लिखेंगे, कितना अमाउंट लिखेंगे 112 रुपया 50 पैसा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस करेंगे। तो डेबिट में देखिए 1825 ज़्यादा है तो हम लोग डेबिट बैलेंस लिखेंगे, उसके बाद वही अमाउंट 1825 रुपये क्रेडिट में लिखेंगे, और 675 प्लस 112 रुपया 50 पैसा ऐड करेंगे। उसके बाद जो माइनस करेंगे 1825 रुपया में, इस दोनों को जोड़ के माइनस करेंगे तो 1037 रुपया 50 पैसा जो आएगा वो क्या हो जाएगा, बाई नेट लॉस। तो इस तरह से आपको ये पता चलता है कि प्रॉफिट लॉस में कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ है। तो यहाँ पे देखिए लॉस अमाउंट निकल गया है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट कंप्लीट होता है। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।